पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत वेग निकालना और तात्क्षणिक वेग की परिभाषा पढ़े थे और अभिकारक के मतलब कि विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर के बारे में भी जान चुके हैं और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है वेग नियम। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हेडिंग वेग नियम, उसी को हम दर व्यंजक भी बोलते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक भी कहते हैं। कई नाम हैं, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, सेम वही है, कुछ नया नहीं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा मतलब हम चेंज करेंगे, लेकिन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर जितने भी मतलब कि अभिकारक में जितने भी हमारे टर्म होते हैं सबका यूज हम करते हैं, सबका गुणा कर देते हैं। तो ओवरऑल वही नियम यूज करेंगे यहाँ पर भी। किसी अभिक्रिया, मान लीजिए कोई रिएक्शन है Na + Mb = प्रोडक्ट के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया का अगर नियम लगाएं तो dx/dt को ही अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, समानुपाती a⁴n × b⁴m। जो गुणांक होता है अभिकारक का वो उसके घात में चला जाता है। पढ़ चुके हैं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अगर याद होगा तो समझ में आएगा। जहाँ a और b अभिकारक a और b के मोलर सांद्रण है, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, सांद्रता लिखते हैं, इसका मतलब सक्रिय द्रव्यमान होता है, जानते भी हैं आप लोग। n व m उनके अणुओं के क्रम से संख्याएँ हैं, कितना a नंबर ऑफ a कितना है और नंबर ऑफ b कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। रूल वही लगेगा, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, देखें समझ में आएगा। Na + N2b = M1c + M2d के लिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती a⁴x × b⁴y। अब यहाँ पे फिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि x और y कहाँ से आ गया। तो दर नियम में यही होता है। अगर जनरल हम लिखते, अगर इस समीकरण से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते तो हम लिखते अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा a⁴n1 और b⁴n2, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं a⁴x × b⁴y। आगे समझ में आएगा क्लियर क्या है ये। जहाँ a और b के घातांक x और y हैं, यहाँ पे x और y हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक n1 और n2, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, n1 और n2 के समान भी हो सकते हैं अथवा नहीं। मतलब यहाँ पे हमको बताने का यही है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह समानुपाती होगा a⁴x + b⁴y, चाहे समीकरण कोई भी हो। कभी कभी क्या होगा ना कि इस x की वैल्यू n1 के इक्वल मिल सकती है, y की वैल्यू n2 के इक्वल मिल सकती है, लेकिन 100% ये हमेशा नहीं मिलेगा। वही कह रहा है कि a और b के घातांक x तथा y हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक n1 और n2 के समान भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। मतलब x और y का मान n1 n2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दर नियम में ये है, लेकिन द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में ये नहीं है। अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हम लिखें तो a⁴n1 लिखेंगे और b⁴n2 लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे n1 n2 की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, x और y। और x और y की जो वैल्यू है ये n1 और n2 के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। घातांक x और y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जो भी रिएक्शन दिएगा, ये दर नियम के रूप में जो भी रिएक्शन आएगा वह एक मतलब कि प्रयोग के द्वारा निर्धारित होगा। इस पर कोई रूल, जैसे कि अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो वह सैद्धांतिक नियम है, थ्योरेटिकल रूल है, लेकिन ये भी जो भी दर नियम जो लिखा जाता है किसी भी समीकरण के लिए, यह प्रायोगिक नियम होता है। इसका मतलब प्रयोग के द्वारा उसको निर्धारित करते हैं। जैसा अगर अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k a⁴x b⁴y, इसी से, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को हम कैसे -dr/dt पढ़े हैं, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग इक्वल टू k a⁴x × b⁴y। जहाँ k एक समानुपाती स्थिरांक है, जो वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक कहलाता है। जो ये k है ना, ये वेग स्थिरांक इसी को बोलते हैं, या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं, या वेग गुणांक भी कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण हम जो लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे हम ये एग्जाम्पल में, जैसे CH3Cl + Cl2 CCl4 + HCl। इसके लिए ना प्रायोगिक जो वेग है वो समानुपाती होता है क्लोरोफॉर्म की सांद्रता के और क्लोरीन के सांद्रता के घात 1/2 के। अगर यहाँ से हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से वेग का व्यंजक लिखते तो ये 1/2 पावर नहीं होता, ये 1 होता, ठीक है। यहाँ पे x और x तो y के इक्वल दिख रहा है, मतलब x और n1 के इक्वल दिख रहा है, लेकिन y जो है n2 के इक्वल नहीं है। तो प्रयोग द्वारा निर्धारित होगा, तो उसमें ये घातांक कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने घातांक n1 n2 की जगह पर x और y का यूज किया है। और अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओगे तो सेम वही होगा, CH3Cl Cl2, यहाँ पे पावर 1/2 की जगह पर 1 ही होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये प्रायोगिक निर्धारण है, इसमें जो घातांक होगा उसका कोफिशिएंट से कोई खास मतलब नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा रिएक्शन है, एस्टर का जल अपघटन कराएं, CH3COC2H5 + H2O, तो CH3COH + C2H5OH, इसके लिए प्रायोगिक वेग है तो ये सेम है, CH3CO C2H5 H2O, दोनों सेम है, तो ये मैच कर गया। मतलब ये द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के हिसाब से है, इसीलिए हम कहे हैं वहाँ पे लिखवाए हैं कि x और y का मान n1 और n2 के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसी समीकरण 2 को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। ये 2 का जो ये समीकरण है, समीकरण नंबर 2, इसको अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। तो कई नाम होते हैं, सब नाम आपको जानना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसको अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। अवकलन पढ़ते हैं मैथ में, डिफरेंशियल, वो पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। हमको वहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 2 का नाम क्या होगा, अवकल वेग समीकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक और देखो, दर व्यंजक भी बोलते हैं, वेग नियम भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार वेग नियम अभिक्रिया के वास्तविक वेग को दर्शाता है, जबकि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम केवल सैद्धांतिक वेग को दर्शाता है। सैद्धांतिक वेग लिखना बिल्कुल आसान है, गुणांक देख के लिख लेंगे, लेकिन जो रियलिटी में जो वेग नियम है वो लिखने के लिए प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, वो हमेशा लिखा हुआ होता है। तो ओवरऑल अगर हम पूछें कि वेग नियम किसे कहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन होगा, वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप में, यही मेन लाइन यही है हमारा, प्रायोगिक रूप में निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। यही है हमारा वेग नियम। ये अभिक्रिया का वेग, या ये लिख दो या आर भी लिख सकते हैं, = KA⁴ एंड B⁴y। यहाँ पर हम देखें, अगर ए की जगह पर 1 रख दें, बी की जगह पर भी 1 रखते हैं, तो ओवरऑल अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण 1 में A = B = 1 हो तो अभिक्रिया का वेग K के इक्वल होगा। इस बेस पर हम डेफिनेशन क्या देंगे अभिक्रिया के दर स्थिरांक का, स्थिर ताप पर विशिष्ट दर वेग स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि सांद्रता, मतलब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। अगर अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दें तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। K का मान अभिक्रिया की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए K का मान ताप वृद्धि पर सदैव बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का मान भी बढ़ेगा। अब इकाई निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, अभिक्रिया के वेग यानी दर स्थिरांक की इकाई, तो K का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल प्रति लीटर बटा समय, यही तो होता है ना, सांद्रता बटा समय। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर बटा समय, तो सेकंड इनवर्स, तो मोल प्रति लीटर पर 1 - n मोल प्रति लीटर पूरे पर पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। या अगर इसको हम और थोड़ा सा मतलब कि विस्तार करें तो K का मात्रक हो जाएगा मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n-1 सेकंड इनवर्स। इसी n पर डिपेंड करेगा, n जहाँ स्मॉल n है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी आगे हमको पढ़ना है। अतः K का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये याद होगा तो डायरेक्ट हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि अगर दिया होगा, तो अगर अभिक्रिया की कोटि आपकी दी हुई है तो मात्रक पूछेगा तो तुरंत हम इसी से कैलकुलेट करके लिख देंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या होता है, तो ये मतलब लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ के क्या देखना। पहला, अभिक्रिया का वेग प्रायः इकाई समय में अभिकारक पदार्थों के फांदरण में परिवर्तन की दर है। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का फांदरण इकाई होने पर उसका वेग स्थिरांक हो जाता है, अभी पढ़े हैं। अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स हमेशा होता है। ये वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति अर्थात कोटि पर निर्भर करता है, निकालते हैं। वैसे ही फार्मूला भी बताएं। अभिक्रिया के वेग का मान ताप पर निर्भर करता है, इसका भी मान ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रारंभ होने पर घटता है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वेग का मान घटता जाता है, इसलिए कि सांद्रता कम होती जाती है। ठीक है। अब अगली हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता क्या होता है देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में, मतलब कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी में, तो रासायनिक परिवर्तन में मॉलिक्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डिफिनेशन पूछता है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या या अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की, मतलब रासायनिक परिवर्तन में जितने भी अणु भाग लेते हैं, अभिकारक के अणु वही तो भाग लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट बनता है। तो अभिकारक के न्यूनतम जितने अणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 6 ही होगा। मतलब यहाँ पूर्णांक का मतलब ज़्यादा मत समझिएगा, सीधा मतलब ये जानिएगा कि कोई ना कोई नंबर ही होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पूर्ण संख्या ही होगी, 0 को छोड़ के। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, अर्थात इसका मान न तो ऋणात्मक, न ही शून्य और न ही भिन्न होता है। आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी, न शून्य हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर भी सीधा सीधा बोल सकते हैं, न शून्य हो सकता है, न ही ऋणात्मक हो सकता है, न ही भिन्नात्मक हो सकता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला हो गया एकाणुक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सीधा सीधा डिफिनीशन है, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है जल में और ऑक्सीजन में। PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। अमोनियम नाइट्राइट हीट करते हैं N2H2O। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ई ब्लॉक में पढ़ना है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वहाँ भी पूछता है क्या होता है जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन गैस, ये क्वेश्चन बनता है। तो सब में एक ही रिएक्टेंट है, एक एक रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, एकाणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के 2 अणु भाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एथिल एस्टेट का जल अपघटन कराते हैं, ये रिएक्शन पढ़े हो ये भी। CH3CO C2H5 एथिल एसीटेट एस्टर है, ये एथिल एथेनोएट भी बोलते हैं। HOH पहचानते ही होंगे, ये वाटर है। जल अपघटन होता है तो एस्टिक एसिड CH3COH और एथिल एल्कोहल हमको प्राप्त होता है, जिसमें देखो 2 हो गया, 2 रिएक्टेंट हैं तो 2 हो गए तो आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह HI का निर्माण होता है H2I2 2HI, यहाँ भी 2 हैं तो 2 हो जाएगा। त्रिअणुक अभिक्रियाएँ, वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं त्रिअणुक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। 2CO + O2 2CO2, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ये, कुल मिला के 3 हो गए तो ये क्या कहलाएगा, त्रिअणुक अभिक्रिया। क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की आणविकताएं बताइए। CO + Cl2 COCl2, आणविकता 1 होगी कि 2 होगी ये बताना है। H2I2 2HI 2NO + O2 2NO2 O2F2 O2 + F2, तो ये आपको क्लियर करना है, मतलब आगे आंसर लिख दीजिएगा कौन किसकी आणविकता कितनी है, इस रिएक्शन का कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, आणविकता बताना है। ठीक है। जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से अधिक हो, साधारणतः 2 या 2 से अधिक सरल पदों में होती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से भी अधिक हो जाए, उस केस में क्या होगा। ऐसी अभिक्रियाओं में धीमी गति का पद तब 2 से 3 स्टेप में होगा, तो एक स्टेप स्लो होता है, एक स्टेप फास्ट होता है। वह लिखा है कि ऐसे अभिक्रियाओं में धीमी गति का पद वेग निर्धारण में प्रयुक्त होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं की आणविकता का कोई महत्व नहीं होता है।
जो स्लो वाला स्टेप होता है उसी के बेस पे काउंट करके हम लिख देते हैं आणविकता। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग अब शुरू होने जा रहा है, अभिक्रिया की कोटि, इसी के बारे में पढ़ना है। सारे न्यूमेरिकल्स इसी से आएंगे, तो ध्यान से समझिएगा इसको। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक का वह अणु अब जिसकी सांद्रता में मतलब रिएक्शन के फलस्वरूप परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए और हर साल पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। याद रखिएगा, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख के पढ़ लीजिएगा लिखने के बाद। उसके बाद एक बार आंख बंद करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक आंख बंद करके एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे शक्कर के प्रतिपन में इन्वर्जन पढ़ना है, इसको थोड़ा सा भी आगे चल के जब ग्लूकोज पढ़ेंगे तो वहाँ पे। तो ये रिएक्शन वैसे आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले, एथिल अल्कोहल जब बनाते हैं उसी में। तो C12H22O11 सुक्रोज का सूत्र, H2O ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। प्रतिपन क्या होता है इसको हम बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट उसमें। तो अभिक्रिया की आणविकता 2 है। देखो काउंट करो तो कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले, आणविकता तो 2 हो गई, परंतु इसकी कोटि केवल 1 है, क्योंकि केवल एक अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। मतलब अगर अभिक्रिया का वेग नियम लिखें तो ये होता है इस समीकरण के लिए। तो वेग दर नियम का जो समीकरण होता है ना, उसी को देख के हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं। सबसे इजी है इसमें कोटि का निर्धारण। किसी भी रिएक्शन के लिए कोटि का निर्धारण करने के लिए कहेगा तो उसमें अभिक्रिया का वेग नियम जरूर लिखा होगा। और वेग नियम में बस ये देख लीजिएगा कि ये जो है ना, ये सांद्रता में कितने पद हैं। 1 है तो कोटि 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है, 2। अभिक्रिया के वेग में कितने 2 पद दिखाई दे रहे हैं ना। ये तो आणविकता तो 2 हो गई, लेकिन अगर कोटि की बात करें तो कोटि कितनी होगी, 1। अगर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाते तो क्या लिखते, K × C12H22O11H2O दोनों लिखते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रायोगिक निर्धारण यही है इस अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया का वेग नियम यही है, अभिक्रिया का वेग = K × C12H22O11। ठीक है। यहाँ जल इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसके सांद्रण में मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से भी समझ लेंगे अभिक्रिया की कोटि वास्तव में होती क्या है। निम्नलिखित सामान्य अभिक्रिया के लिए Na + Mb = प्रोडक्ट। जब अभिक्रिया में A तथा B दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है तो किसी भी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है A⁴n B⁴m। तो जनरल हम लिख सकते हैं ना Nm, यहाँ पे तो हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से ही। वेग = क्या हो जाएगा, K × A⁴n और B⁴m। देखिए इस अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष n तथा B के सापेक्ष m है, जबकि पूर्ण अभिक्रिया की कोटि n + m, दोनों को ऐड कर देंगे दोनों घातांकों को तो हो जाएगा। पर n + m का मान 0 होता है तो अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। n + m का मान 1 2 3 हो तो उनकी अभिक्रियाएँ क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की होंगी। अतः अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया दर समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या के बराबर होती है, ये भी हो सकता है, या अभिक्रिया वेग के निर्धारण में प्रयुक्त हुए अभिकारक पदार्थों के सांद्रण की घातों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनीशन हो गया, देख लीजिएगा यहाँ से भी थोड़ा सा। अगर अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है तो ये भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया दर समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या के बराबर होता है, अथवा अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में प्रयुक्त हुए अभिकारक पदार्थों के सांद्रण की घातों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यहाँ घात ही जोड़े है ना, m + n। ठीक है,
या जितने पद हों, अगर घातांक सबका एक है, मान लो 3 पद हैं तब भी जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो ओवरऑल नीचे वाला ही सबसे अच्छा डिफिनेशन है। अभिक्रिया वेग के निर्धारण के प्रयुक्त हुए अभिकारक पदार्थों के फांदरण की घातों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अभी न्यूमेरिकल इस पर कुछ सॉल्व करेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। यही मेन डिफरेंस होता है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में। क्वेश्चन पूछता भी है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक है। वेग इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 3/2। दूसरा क्वेश्चन है वेग इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 बी टू द पावर -1। एक सॉल्व करेंगे, दूसरा आप लोगों को करना पड़ेगा। तो लिखा है वेग इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1/2, देखिए कोमे अभिकारक ए के सापेक्ष कोटि 1/2 है, एंड मान लें इसको अभिकारक बी के सापेक्ष कोटि 3/2 है, 3/2। अतः अभिक्रिया की कुल कोटि, दोनों को ऐड करते हैं, n + m क्या हो जाएगा, n + m इक्वल टू 1/2 + 3/2। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अर्थात अभिक्रिया की कोटि कितनी है 2। अभिक्रिया द्वितीय कोटि के ये आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाला आप खुद हल कर लें इसी नियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। पहला है क्वेश्चन उसमें कि अवकलन समीकरण लिखो। दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए प्रथम कोटि तथा बी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो वेग समानुपाती, मतलब ए के सापेक्ष कोटि 1 है, बी के सापेक्ष कोटि बी है, तो हम वेग समीकरण जब लिखेंगे तो वेग समानुपाती हो जाएगा। ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 2 हटा देंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। वेग इक्वल टू के ए अब बी का स्क्वायर, यही हमारा क्या है अवकलन समीकरण। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं। प्रश्नानुसार बी इक्वल टू 3 भी लिखना है, अतः भी डैश, यहाँ पे वेग को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, तो भी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है ना ये हमारा वेग को मतलब भी से लिख सकते हैं। तो भी डैश इक्वल टू के इंटू ए 3b का स्क्वायर। यही में बी की जगह क्या रखेंगे 3b रखेंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा के ए इंटू 9b स्क्वायर। समझ में तो आएगा ना, 3 3 के 9b स्क्वायर। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो भी डैश का मान 9 भी आएगा, अतः वेग क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर सेकंड की बात करें, ए बराबर 2a कह रहा है, बी बराबर 2b हो तो क्या होगा, बी डबल डैश अगर करें इसको, के ए की जगह पर क्या रख दें 2a, बी की जगह पर 2b, तो के इंटू 2 ए को अलग करो, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, अब बी का स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 दूनी 8, के ए बी का स्क्वायर। अब थर्ड और से फर्स्ट, मतलब ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 1 है। 3 में 1 से भाग दोगे तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा 8, बी डबल डैश इक्वल टू 8 भी, अतः वेग 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से उनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। 3NO इक्वल टू N2O प्लस NO2, वेग बराबर के NO का स्क्वायर। दूसरा है CH3CHO CH4 गैस प्लस CO गैस, वेग के CH3CHO 3/2 C2H5Cl C2H4 गैस प्लस HCl गैस, इसके लिए वेग मतलब दर नियम दिया हुआ है के C2H5Cl। हम फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। वेग इक्वल टू दिया हुआ है के NO का स्क्वायर, तो अभिक्रिया की कोटि वेग नियम भी देख के बताते हैं, ये सांद्रता के घात के बराबर होता है, तो 2 है, तो NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 2। क्लियर हो गया, कोटि निकल गया इसका। के की इकाई अभी बताए हैं उधर से, मोल पे 1 - 1 होता है, लीटर पे n-1 होता है, सेकेंड इनवर्स n क्या है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कितना आया है n इक्वल टू 2, तो 2 रख दो यहाँ पे, तो 1 - 2 2 - 1 सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या ओवरऑल हो जाएगा अगर पहले इसको लिख दें लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड और थर्ड को आप लोग इसी रूल से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 और क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया 3A प्रोडक्ट के लिए A की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला है, थोड़ा दिमाग यूज करेंगे सॉल्व हो जाएगा।
अभिक्रिया a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए वेग नियम r के a⁴ b⁴ है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? कन्फर्म हो जाएगा। अभिक्रिया 3a + 2b प्रोडक्ट की वेग समीकरण इतना है, इसकी कोटि क्या है? ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर वेग नियम नहीं दिया होगा तो आप अभिक्रिया की कोटि नहीं बता सकते हैं। रिएक्शन देख करके कभी भी वेग नियम डिसाइड मत करिएगा। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए वेग नियम r इक्वल टू के a⁴ b⁴ ये मत देखिए गलत है, ये प्रयोग द्वारा निर्धारित है और यही सही है। अगर आपको द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? r k a b, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जो नियम होगा रूल के हिसाब से ही करिएगा और अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ पे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रायोगिक नियम यूज करते हैं। प्रयोग के आधार पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम वहाँ से सीधे सीधे अलग तरह से लिखवाए हैं। जो अभी शुरू में ये वाला लिखवाए हैं, ये जो रूल यहाँ पर समीकरण के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, यहीं से ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है ना Na + N2b = M1c + M2d, लेकिन इसके लिए हम वेग नियम क्या लिखवाए हैं? a⁴x b⁴y। इसीलिए हम यूज किए हैं xy कि अगर हम यहाँ पे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा दें तो N1 N2 लिखते हैं, लेकिन N1 N2 नहीं लिख रहे, हमने xy इसलिए लिखा है कि ये जो x और y जो ये घातांक का जो मान है ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। अगर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाते तो N1 यहाँ पे लिखते, यहाँ पे N2 लिखते, लेकिन नियम नहीं, लिखने का तरीका तो वही होगा, लेकिन ये जो ऊपर के घातांक हैं ये घातांक इसके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, तो समझ लीजिएगा। अब वेग नियम दिया होगा तो उसी से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करिएगा और इस पर आधारित, मतलब इसके पहले भी जो बताए हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, उत्पाद के बनने की दर, उस पर जो न्यूमेरिकल आपके मतलब कि NCERT में होंगे या अंदर बुक में होगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर ये अभिक्रिया की कोटि पर भी क्वेश्चन दिए होंगे, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। करके फिर उसके बाद से अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। थैंक यू।